Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this lecture, I am going to discuss with you theories of evolution. सबसे पहले हम लेमार्क की थ्योरी और उसके कुछ क्रिटिसिज्म देखेंगे, फिर हम डार्विनिज्म देखेंगे और उसके कुछ क्रिटिसिज्म्स देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेमार्किज्म से. लेमार्क जो है उसको फादर ऑफ एवोल्यूशनरी थ्योरीज कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसी ने एक्चुअल में एवोल्यूशन के ऊपर कुछ साइंटिफिक जो एक्चुअल में साइंस से मैच करता हुआ ऐसा कुछ बताया था. इससे पहले जो थ्योरीज आई थी वो इतना ज़्यादा साइंटिफिक थ्योरीज नहीं थी. और इसने जो है अपनी जो भी ऑब्जर्वेशंस इसने प्लांट और एनिमल्स की लाइफ पे जो भी अपनी लाइफ टाइम में ऑब्जर्वेशंस की थी उसकी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इसने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे जो इसकी थ्योरी कहलाती है. और इसकी जो थ्योरी है उसको और भी कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स, क्योंकि इसने कहा था कि जो भी करेक्टर्स होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं. इसके अलावा इसको थ्योरी ऑफ डिसयूज एंड यूज़ ऑफ ऑर्गन्स भी बोला जाता है, लेमार्किज्म डॉक्ट्राइन और लेमार्किज्म भी बोला जाता है. तो और इसकी जो बुक थी फिलोसफिक जूलॉजी उसमें इसने अपनी इस थ्योरी को मेंशन करा था. चलिए इसको और ज़्यादा समझने के लिए इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स देखते हैं. सबसे पहले इलान वाइटल और इनर अर्ज, दैट मीन्स जो भी इन ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर ही इंटरनल फोर्सेस ही जो है वो उसको स्टिमुलेट करते हैं. दे टेंड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मतलब जो इंटरनल फोर्सेस ही होते हैं उन्हीं की ये टेंडेंसी होती है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका साइज़ बढ़ता जाए. तो इसमें इसने एग्जांपल दिया है जैसे कि सीड और जायगॉट. जो एक सीड होता है वो बहुत ही छोटा होता है, उसी के अंदर इंटरनल फोर्सेस के कारण ही ऐसे चेंजेस आते हैं कि वो सीड जो है वो बाद में एक ट्री में डेवलप हो जाता है. इसी तरह से एक जायगॉट एक सिंगल सेल चीज़ होती है, सिंगल सेल, जो बाद में धीरे धीरे उसी के अंदर जो इंटरनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से एक वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में बन जाता है. सेकेंड, थ्योरी ऑफ इन्वायरमेंटल प्रेशर एंड स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन. दैट मीन्स इन्वायरमेंट के ही प्रेशर में, मतलब इन्वायरमेंट में ही कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आते हैं. इन्वायरमेंट इन चेंजेस को स्टिमुलेट करता है, इन्वायरमेंट में ऐसे चेंजेस आते हैं और जो ऑर्गेनिज्म है उसको अडॉप्ट करने के चक्कर में उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं. तो इसमें ही इसने बताया था कि इन्वायरमेंट की वजह से ही है, इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे कि नए ऑर्गन्स की नीड आती है. तो ऑर्गन्स की नीड आती है या फिर जो एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स होते हैं जो पहले से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं या तो वो चेंज होते हैं या नए ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है. थर्ड पॉस्टुलेट, यूज़ एंड डिसयूज़. इट मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर किसी अपने ऑर्गन को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है तो उसका डेवलपमेंट होने लग जाता है, और डिसयूज़ करता है तो वो धीरे धीरे उसका वो रिडक्शन होके वो रिड्यूस होके वो ऑर्गन कहीं ना कहीं ख़त्म ही हो जाता है. तो इसमें ये यूज़ ऑफ ऑर्गन्स के एग्जाम्पल में बताता है कि जैसे एक जिराफ है, उसका जैसे जैसे ट्री का साइज़ बढ़ता गया तो वो जब जिराफ ने ऊपर से ट्री से जब अपना फूड लेना होता था तो इसी तरह से उसको नीड हुई कि उसकी गर्दन का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो, इसीलिए टाइम के साथ उसकी नेक का साइज़ जो है इंक्रीज़ हो गया. इसी तरह से ब्लैक स्मिथ्स जो हैं वो मतलब अपने बाइसेप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनके बाइसेप्स टाइम के साथ डेवलप हो जाते हैं. फिर डिसयूज़ में ये एग्जांपल देते हैं कि जो स्नेक होता है वो उसने अपने जब वो होल्स में जाने लग गया तो वो रेंगते हुए अपनी बॉडी को जाता था, तो उसमें उसके लिम्स की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, इसीलिए धीरे धीरे उसके जो लिम्स हैं वो ख़त्म ही हो गए. इसीलिए स्नेक में आज के टाइम पे लिम्स नहीं होते. तो ये, और हमारे जो सेकंड एग्जांपल है वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जैसे कि हमारा ये जो भी निक्टिडेटिंग ऑर्गन हो गया, इसका जो है टाइम के साथ जो यूज़ है वो कम होने लग गया, इसलिए वेस्टिजियल ऑर्गन्स बन गया ह्यूमन बींग्स में, ये कोई काम का नहीं रहा. फिर फोर्थ इसका पोस्टुलेट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स. दैट मीन्स जो भी इसने लाइफ टाइम में जो ऑर्गेनिज्म अपने करेक्टर्स को एक्वायर्ड करता है वो धीरे धीरे जनरेशन ऑन जनरेशन पास होते रहते हैं और वो फिर आगे से आगे बढ़ते जाते हैं. जैसे कि इसमें एग्जांपल ले सकते हैं रूडिमेंट्री आइज़ इन बरिंग एनिमल्स. जो ज़मीन में जाने वाले एनिमल्स होते हैं वहाँ पे तो अंधेरा होता है तो उनको इतनी आँखों की ज़रूरत नहीं होती, तो जो उनकी आइज़ जो है वो ये देखने वाला फंक्शन उसमें कम होने लग जाता है, आइज़ का कुछ खास फंक्शन रह नहीं जाता है और ये भी जनरेशन ऑन जनरेशन पास होता है. और इसमें दूसरा एग्जांपल है फ्लाइटलेस बर्ड्स का, क्योंकि प्रेडेटर्स की कमी हो जाती है, इतना बर्ड्स कोई खाने वाला होता नहीं है तो फिर इस वजह से बर्ड्स को उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो फ्लाइटलेस बर्ड्स बन जाते हैं और फिर भी ये उन बर्ड्स में जनरेशन ऑन जनरेशन पास ऑन होता रहता है जिससे कि उनके बच्चे भी फ्लाइटलेस होते हैं. फिर क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ लेमार्किज्म. फिर इसमें काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म भी हुए लेमार्क की कुछ थ्योरीज में. इसमें जैसे बताते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिसिज्म, जो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट्स कहता था कि जो इंटरनल फोर्सेस की टेंडेंसी होती है कि ऑर्गेनिज्म का साइज़ बढ़ता रहता है, तो इसका एक क्रिटिसिज्म है अगर ऐसा है तो एंजियोस्पर्म्स की डेवलपमेंट है वो उल्टी कैसे होती है, इन द सेंस कि
पहले उसमें जो ट्रीज़ से ग्रासेस तक डेवलपमेंट जाती हैं, जिस फॉर्म से सबसे पहले ट्रीज़ बनते हैं, फिर श्रब्स बनते हैं, फिर हर्ब्स बनते हैं, फिर ग्रासेस बनते हैं। जबकि अगर साइज़ के उससे लिहाज से देखें तो फिर सबसे पहले ग्रासेस को बनना चाहिए, फिर हर्ब्स को, फिर श्रब्स को, फिर ट्रीज़ को बनना चाहिए। तो ये इसमें एक एक्सेप्शन है, तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए लेमार्क। सेकेंड, इसका पोस्टुलेट जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इनकी ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट को। तो फिर इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है कि तो ह्यूमन तो बहुत टाइम से चाहते हैं, ह्यूमन की नीड है कि वो उड़ सकें, तो ह्यूमन आज तक उड़ क्यों नहीं सका अगर ऐसा कुछ होता है, इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है तो। थर्डली, जो इसका थर्ड पोस्टुलेट है वो कहता है कि कांस्टेंट यूज़ ऑफ ऑर्गन्स जो है वो डेवलप करते हैं, वो ऑर्गन्स को और ज़्यादा डेवलप करते हैं। तो इसमें ये कहते हैं कि जो वोरेशियस रीडर्स हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ते रहते हैं, तो उनकी वो अपनी आंखों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि उनकी आंखों का साइज़ बड़ा हो जाता है या आंखें जो है उनकी देखने की क्षमता कंपैरेटिवली बढ़ जाए, ऐसा क्यों नहीं होता। इसके अलावा इसमें एग्जांपल देते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो कंटिन्यूसली बीट करता रहता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा फंक्शन करता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जनरेशन ऑन जनरेशन हार्ट का साइज़ जो है वो ह्यूमन बींग्स में बढ़ता जाए। तो ये इनका एक क्रिटिसिज्म है। फोर्थली, ये कहते हैं कि इसका फोर्थ पोस्टुलेट था कि जो करेक्टर्स हैं वो इनहेरेंट होते हैं, मतलब जनरेशन ऑन जनरेशन पास होते हैं। तो इसमें जैसे बाइसेप्स और आयरन स्मिथ की बाइसेप्स जो हैं वो टाइम के साथ बढ़ जाती हैं, वो जैसे अपनी बाइसेप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो उनकी फर्दर जनरेशन में पास ऑन क्यों नहीं होता। जो इंडिया में एक ट्रेडिशन है कि जो वुमेन होती हैं वो अपने कानों को छिदवाती हैं, तो उनका वो जो होल्स होते हैं वो क्यों नहीं जनरेशन ऑन जनरेशन पास ऑन करते। चाइना में ट्रेडिशन है कि वो अपने फीट के साइज़ को छोटा दिखाने के लिए वो आयरन के शू पहनते हैं। तो वो काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि वो आगे आने वाली जो जनरेशन है उनका फीट का साइज़ नॉर्मली ही छोटा हो जाए कंपेरेटिवली, तो ये क्यों नहीं होता। ये क्रिटिसिज्म इनका मिलता है एक। तो इन सब क्रिटिसिज्म के अलावा एक जैसे अगस्त विजमैन, इनकी एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस थ्योरी के अनुसार प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सोमैटोप्लाज्म एंड जर्म प्लाज्म। जो भी चेंजेस सोमैटोप्लाज्म में आते हैं वो तो लाइफ टाइम के दौरान इंडिविजुअल एक्वायर करता है, वो जो चेंजेस हैं वो आगे की जनरेशन में पास ऑन नहीं होते। लेकिन जो चेंजेस जर्म प्लाज्म में आते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं। इन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने माइस की टेल को 22 जनरेशन्स तक काटा, लेकिन फिर भी 23rd जनरेशन में भी माइस की टेल आती है। मतलब ये एक जो करेक्टर है वो सोमैटोप्लाज्म में जाता है, इसीलिए जो करेक्टर है वो आगे फर्दर वाली जनरेशन में पास ऑन नहीं होता। तो इस तरह से ये इसका क्रिटिसिज्म करते हैं। फिर जो इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों की क्रिटिसिज्म के बाद भी लैमार्किज्म को बहुत लोग सपोर्ट भी करते थे। तो देखते हैं कि सपोर्टर्स में जो हैं वो कौन कौन है। ये हैं E.D. कॉप, F.B. समर, हर्बर्ट स्पेंसर, ग्रिफिथ, टावर, ये सब लोग जो हैं ये लैमार्किज्म को सपोर्ट करते थे। इसीलिए इन्होंने अपना ही एक मतलब इसको सपोर्ट करते हुए ही इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स कराए, करके बताए कि हाँ लैमार्किज्म सही है और इसको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि इसमें आता है कि टावर ने एक एक्सपेरिमेंट करा था कि पोटैटो को जो है वो हार्श कंडीशन में ग्रो करने की कोशिश करी। हार्श कंडीशन में जो है वो पोटैटो की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गई, और जो चेंजेस जो हार्श कंडीशन में पोटैटो ग्रो करने पे आए वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो गए। तो इससे ये लैमार्किज्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और इन्होंने जो है लैमार्किज्म को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश की, और इसी को प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी दिए। तो इसी को बोला जाता है लियो लैमार्किज्म। चलिए अब देखते हैं डार्विनिज्म। तो डार्विन ने अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन 1859 में जो पब्लिश हुई थी उसमें बताया था डार्विन की थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने डार्विन को ये अपनी थ्योरी जो है वो पब्लिश करने में, अपनी बुक में इसको बताने के लिए इन्फ्लुएंस करा था। सबसे पहले थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म बाय चार्ल्स लायल। इसके टाइम इसको जान के डार्विन को पता लगा था कि एक्चुअल में इवोल्यूशन कुछ होता है, जो टाइम के साथ इन्वायरमेंट के साथ जो चेंजेस आते हैं इंडिविजुअल में, वैसा कुछ इवोल्यूशन होता है। तो डार्विन का इसके अंदर इंटरेस्ट पड़ा। सेकंड, आइडिया ऑफ वेलेस ऑन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इसमें जो है कि इसमें डार्विन को एक्चुअल में पता लगा था कि इवोल्यूशन एक्चुअल में ओरिजिनल जो कंडीशन है, ओरिजिनलिटी जो इंडिविजुअल की है उससे दूर जाना ही इवोल्यूशन है। तो इससे भी डार्विन को काफ़ी हेल्प मिली थी। फिर ऐसे ऑन पॉपुलेशन जो है वो बताया, ये माल्थ्यूजियन का ऐसे था, तो इसके टाइम पे भी फिर इसके बाद जो डार्विन की जो पोस्टुलेट आता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उसका जो मेन मोटिव है, उसकी जो मेन चीज़ है वो इस ऐसे से डार्विन को मिली थी। फिर आता है फोर्थ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो इंग्लैंड में चल रहा था, उसमें डार्विन ने देखा कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो
अच्छा और सस्ता प्रोड्यूस कर रही हैं वो तो सर्वाइव कर पा रही हैं, और बाकी सारे वो जो है वो डाई हो रही हैं, वो नहीं बच पा रही हैं, उनके सामने compete नहीं कर पा रही हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इससे डार्विन को आइडिया मिला कि जो भी स्पीशीज़ होंगी वो जो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगी, वो जो वीकर स्पीशीज़ हैं उनके सामने सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, तो इससे डार्विन को एक आइडिया मिला। फिफ्थली, जो डार्विन ने अपनी जब वो गैलापागोस आइलैंड की स्टडी करी थी उसने वॉयेजेस पे, तब उसको जो फिंचेस में जो वेरिएशंस मिला था, जियोलॉजिकल कंडीशंस के साथ साथ जो वेरिएशंस मिला था, उसके बेसिस पे भी डार्विन को काफ़ी कुछ आइडिया मिला। तो डार्विन ने बताया कि जो स्पीशीज़ में जो चेंजेस आते हैं वो ना सिर्फ टाइम के साथ चेंजेस आते हैं, वो जियोग्राफिकल डिस्टेंस के साथ भी चेंजेस आते हैं। ये डार्विन ने अपनी उस स्टडी के बेसिस पे, अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे बताया था। फिर सिक्स्थ, जो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस जो इनकी स्टडी के टाइम पे इनको मिले थे, जैसे कि जो मैन का हैंड होता है, हॉर्स की लेग होती है, बैट की जो विंग्स होती हैं, इनका जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो इसके डार्विन को कहीं ना कहीं ये आइडिया मिला कि ये इवॉल्व होके एक दूसरे से ही इवॉल्व होके इनमें ये चेंजेस आए हैं। तो वो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि जोग्राफिकल कंडीशंस इन्होंने डिफाइन करी थी, टाइम के साथ जो कंडीशंस, जो चेंजेस इन्वायरमेंट में आए हैं वो वाली कंडीशंस की वजह से ये थोड़े बहुत चेंजेस इनको लगे कि ऐसा कुछ हुआ होगा। फिर इन्होंने अपनी थ्योरी में 5 पोस्टुलेट्स दिए थे। सबसे पहले कि जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक टेंडेंसी रखता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है। जैसे इन्होंने हाथी का एग्जांपल दिया था कि जो हाथी है वो पूरे अर्थ पे डोमिनेट कर सकते हैं अगर वो अपनी वाली मतलब रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्चुअल में यूटिलाइज करने लग गए तो। और भी इन्होंने कहा था कि ह्यूमन बींग्स में भी जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो अगर का जो कंडीशंस हैं वो उनको ना रोकें अपना रिप्रोडक्शन का कंप्लीट कैपेसिटी को यूज़ करने से, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये। तो जो कंडीशंस जो रोकती हैं वो जैसे कुछ बायोटिक कंडीशंस होती हैं, एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, आपस में जो कंपटीशन होता है उसके बारे में फर्दर इन्होंने बताया। तो ये सब कंडीशन आवर प्रोडक्शन को रोकती हैं। सेकेंडली, इनका पोस्टुलेट था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, भी जो स्पीशीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रगल करती हैं एग्जिस्टेंस के लिए। तो इसमें भी फिर इन्होंने बताया था कि इंट्रा स्पेसिफिक जो विद इन द सेम स्पीशीज़ जो होता है कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक जो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में जो कंपटीशन होता है, एनवायरनमेंट के साथ जो कंपटीशन होता है, तो सब चीज़ें जो है आपस में एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करती हैं। फिर बताया था थर्ड, वेरिएशन एंड हेरिडिटी, टाइम के साथ जो भी चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट की कंडीशंस में उसके साथ तो वेरिएशंस आती हैं, और वो जब जनरेशन ऑन जनरेशन पास होने लग जाती है तो वो हेरिडिटी होती है। फोर्थ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन, तो जो भी स्पीशीज़ नेचर के साथ अच्छे से अपने आप को अडप्ट कर सकती है तो वो तो फिटेस्ट होती है और वही सर्वाइव करती है, और जो अपने आप को अडप्ट नहीं कर पाती नेचर के साथ वो सर्वाइव नहीं करती, वो एक्सटेंट हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। फिफ्थ, ऑरिजिन ऑफ अ स्पीशीज़, तो धीरे धीरे जब ये थोड़े थोड़े चेंजेस एक स्पीशीज़ में आते हैं तो ऐसे जब ये चेंजेस बहुत सारे होते हैं तो एक नई ही स्पीशीज़ जो पहले वाली स्पीशीज़ से बिल्कुल अलग होती है उसका ओरिजिन हो जाता है। तो ये थे डार्विन के कुछ पोस्टुलेट्स। अब इनका भी बाद में काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया था, उसमें से कुछ प्रोमिनेंट है रिचर्ड ओवन एंड एडम सेडविक। इसका आप नाम लिखें तो आंसर में काफ़ी इफेक्टिव लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसके क्रिटिसिजम्स थे। कुड नॉट एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स, इन्होंने बता दिया कि हाँ करेक्टर्स का इनहेरिटेंस होता है, ये जनरेशन ऑन जनरेशन पास ऑन करते हैं, लेकिन कैसे किस तरह से ये होता है इनहेरिटेंस, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर जैसे कि लेमार्क ने बताया था यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स और वेस्टिजियल ऑर्गन्स की प्रेजेंस किस तरह से होती है, ऐसा कुछ ये नहीं बता पाए थे। ऑल्दो इन्होंने लेमार्क को क्रिटिसाइज़ करा था अपनी थ्योरी के लिए, लेकिन बाद में ये उसको काउंटर करने के लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे पाए थे। फिर इन्होंने सोमैटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म में डिस्टिंक्शन तो दिया था जो लेमार्क ने नहीं दिया था, जिसके वजह से लेमार्क का क्रिटिसिज्म हुआ था। लेकिन इन्होंने जैसे कि वो अगस्टस ने बताई थी थ्योरी कि हाँ जो जर्म प्लाज्म में जो चेंजेस आते हैं वो ही जो है वो इनहेरिटेबल होते हैं, लेकिन इन्होंने सारे जो भी वेरिएशंस होते हैं इंडिविजुअल में उनको हेरिटेबल कंसिडर किया था कि हाँ ये नेक्स्ट जनरेशन में पास होते ही होते हैं। फिर इन्होंने एवोल्यूशन के ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं बताया था कि हाँ, इन्होंने बता दिया था कि हाँ एवोल्यूशन होता है, चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन उसका ओरिजिन एक्चुअल में कहाँ पे हुआ था उसके बारे में कुछ नहीं बताया। फिर इन्होंने एक्वेटिक एनिमल्स से टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे एवोल्यूशन हुआ उसके बारे में कुछ नहीं बताया। जो बहुत ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि कुछ एक डायनासोर्स का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होना,
इन सब चीज़ों के बारे में ये ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पाए थे कि ये ऐसा क्यों होता है, ये कुछ ऑर्गन्स जो है वो ओवर स्पेशलाइज्ड क्यों बन जाते हैं। और इन्होंने बताया था कि हाँ, आपस में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ है वो compete करती हैं, लेकिन उनके बीच में बाद में जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वो कहीं ना कहीं कॉपरेशन भी करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक दूसरे में, डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन उसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो इन बेसिस में इनका कुछ क्रिटिसाइज़ किया जाता था इनको। तो बस इसमें मेरी तरफ से इतना ही है। थैंक यू।